वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल देश की सियासत में सनातन पर हमले के बाद उत्तर दक्षिण की विभाजनकारी सियासत को लेकर है। डीएमके के सांसद जेएनवी सेंथिल कुमार ने संसद में दिए गए बयान पर माफी मांग ली है, लेकिन बीजेपी अब इस मामले को माफी तक समेटने को तैयार नहीं। बीजेपी ने इसे पूरे राष्ट्र और सनातन में पूज्य गौमाता के अपमान से लेकर देश को उत्तर दक्षिण में बांटने के तमाम आरोप लगा रही है। हालांकि सेंथिल कुमार संसद में उत्तर भारत के लिए जिस अपमानजनक भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया था, उसके बाद तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने इस बयान को वापस लेने के लिए कहा था। इस बार गौर करने वाली बात यह भी है कि जब सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने सनातन की तुलना डेंगू, मलेरिया, कोरोना से की थी, तब ना तो इंडिया गठबंधन के दलों ने और न ही सीएम स्टालिन ने उनसे माफी मांगने को कहा। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों में विपक्षी दलों को करारी हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के दल भी एक सुर से डीएमके सांसद सेंथिल कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलकर कूद पड़े हैं। मजबूरन डीएमके सांसद ने बयान अपना वापस ले लिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या सनातन विरोधी रुख की वजह से विपक्षी दलों को 3 राज्यों में खामियाजा उठाना पड़ा है? क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों को उत्तर बनाम दक्षिण की सियासत करने का नुकसान होगा? और क्या सचमुच 4 दशकों की राजनीति के बावजूद बीजेपी दक्षिण भारत में अपना जनाधार खड़ा नहीं कर पाई है? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दक्षिण से कांग्रेस के एक साथी ने पूरे हिंदुस्तान के सनातन का अपमान किया। नतीजा, चंद दिनों के अंदर हुए चुनाव में उत्तर के 3 राज्यों में कांग्रेस को नुकसान हुआ। दक्षिण से एक बार फिर कांग्रेस के साथी ने पूरे उत्तर भारत का अपमान किया। नतीजा, सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि के बयान पर रफू की राजनीति करने वाली डीएमके ने इस बार अपनी ही पार्टी के सांसद के बयान को सिरे से नकारा। मजबूरन जिस सेंथिल कुमार ने संसद में खड़े होकर पूरे सनातन धर्म और देश का अपमान किया था, वहीं खड़े होकर माफी मांग रहे थे। The statement made by me yesterday, inadvertently, if it had hurt the sentiments of the members and sections of the people, I would like to withdraw it. सीएम स्टालिन की पार्टी के सांसद सेंथिल कुमार को 12 घंटे के अंदर सोशल मीडिया पर माफीनामा क्यों लिखना पड़ा और संसद में खड़े होकर क्यों माफी मांगनी पड़ी, वो ऐसे समझिए। देखो, इंडिया ब्लॉक का माइंडसेट नहीं है। गौ माता को हम सब अपने श्रद्धा करते हैं, इस बात से हमारे कोई लेना देना नहीं है। सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, हम गौ माता को भी मानते हैं, हम सनातन धर्म को भी मानते हैं। जिस तरीके से डीएमके सांसद ने गौमूत्र को लेके बयान दिया है, वो बेहद आपत्तिजनक है। Leadership of the DMK is also pulled them up and have distanced themselves from the comment. लेकिन हिंदुस्तान में सत्ता के लिए 70 साल की सियासी रवायत ही धर्म, जात, लिंग, क्षेत्र, भाषा के आधार पर बंटवारे की बुनियाद पर बढ़ती फलती फूलती रही है। ऐसे में सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि के बयान के समर्थक भी मौजूद हैं और अब डीएमके सांसद सेंथिल कुमार के बयान के समर्थक भी मौजूद हैं। I agree with him because he is correct. लोकसभा में सेंथिल कुमार के बयान के आपत्तिजनक हिस्से को हटा दिया गया है, लेकिन विपक्षी दलों के नेताओं की शायद इन्हीं हरकतों और मंसूबों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी गठबंधन की विभाजनकारी सियासत को लेकर बार बार चेतावनी देते रहे। पीएम ने एक दिन पहले भी कहा था, उनके विभाजनकारी एजेंडे से सावधान रहे। 70 साल पुरानी आदत आसानी से नहीं जाती। वैसे सेंथिल कुमार ने देश के मतदाताओं का अपमान करते हुए संसद में कहा था कि जनता को सोचना चाहिए था कि बीजेपी के चुनाव जीतने की ताकत मुख्य रूप से हिंदी भाषी क्षेत्र में ही है। बीजेपी दक्षिण भारत में नहीं आ सकती। सेंथिल कुमार ने तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के चुनाव नतीजों का उदाहरण भी दिया था। हालांकि तेलंगाना के चुनाव नतीजों में 1 सीट से 8 सीट तक पहुंचने वाली बीजेपी ने साबित कर दिया है कि दक्षिण भारत में भी बीजेपी का सियासी वजूद कायम है और विकास की राजनीति के दम पर आगे मजबूत भी। आज तक डीएमके सांसद की ओर से उत्तर भारत को बीजेपी का गढ़ बताने और दक्षिण भारत में बीजेपी की नो एंट्री के दावे करने वाले बयान को अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें तो ऐसा नहीं है कि दक्षिण भारत में बीजेपी को वोट नहीं मिलते। 2019 के चुनावी नतीजों के मुताबिक वो आंकड़ा जल्दी से आपके सामने रखते हैं, जिसके मुताबिक आपको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत में तो बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन दक्षिण भारत में आखिर उसका आंकड़ा क्या कहता है।
दक्षिण भारत के 5 राज्यों की बात करें जिसमें कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरला की बात की जाए तो यहां पर आपको दिखा रहे हैं कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के पास 25 सांसद है वहां पर, तो कांग्रेस पार्टी के पास 1 सांसद है। कर्नाटका की बात करें, अगर दूसरे राज्य की बात करें, आंध्र प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही कोई सीट नहीं मिली थी। यहां पर आपको बता दें वाईएसआर सीपी ने 22 सीटें जीती थी, शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन कर्नाटका के बाद आंध्र प्रदेश में ना कांग्रेस का खाता खुला था और ना ही भारतीय जनता पार्टी का। बात तेलंगाना की जाए तो यहां पर बीजेपी के पास 4 सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के पास 3 सांसद हैं। बात तेलंगाना की हमने कर ली है और फिर आगे बढ़ते हुए तेलंगाना के अलावा केरला आपको अगर लेकर चले तो केरल में कांग्रेस को 15 सीटें मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को कोई भी सीट केरला में हासिल नहीं हुई थी। तमिलनाडु में बीजेपी को 0 तो कांग्रेस पार्टी के पास 8 सीटें हैं। इस तरह से इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के पास कुल 29 लोकसभा की सीटें हैं तो कांग्रेस के पास कुल 27 सीटें ही हैं। इन आंकड़ों के जरिए आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है, यानी कि बार बार ये जो बताने की कोशिश और कवायद की जाती है तमाम दलों की ओर से कि दरअसल बीजेपी सिर्फ उत्तर भारत की ही पार्टी है, दक्षिण भारत में उसका जनाधार नहीं है, तो 2 सीटें अगर इन 5 राज्यों में आप देखेंगे तो बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा ही हासिल कर चुकी है 2019 के इलेक्शन में, और अभी 2024 के लिए वो और ज्यादा दम भरने को तैयार दिखती है क्योंकि 3 राज्यों में प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन जिस तरह का बयान सेंथिल की ओर से सामने आया है उसके बाद की सियासत नए सिरे से आगे बढ़ रही है। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। तहसीन पूनावाला जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय सर्राफ जी, स्पोक्स पर्सन है आरएलजेपी के, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पेंटापति जी हमारे साथ हैं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, डीएमके को आप पेंटापति पुल्लाराव जी समर्थन करते हैं, और साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी जी भी मौजूद हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। लेकिन तहसीन, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, ये बार बार उत्तर दक्षिण की जो बात कही जाती है, अभी जो आंकड़ा मैंने दिया है 2019 का, इसमें 2 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी की ही ज्यादा है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, तो फिर क्यों यह बताया जाता है कि उत्तर भारत में तो विस्तार है, दक्षिण भारत में गायब है, उसकी एंट्री नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, और उसके बाद उत्तर दक्षिण की ये विभाजनकारी सियासत जिसको लेकर कल प्रधानमंत्री ने कटाक्ष भी किया था। नमस्कार चित्रा जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिल रहा है इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। चित्रा जी, मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ जितने भी राजनीतिक दल है, कांग्रेस से लेकर डीएमके तक, और आपने आपके इंट्रोडक्शन में कहा कि स्टालिन साहब ने कहा कि उस बयान से इत्तेफाक नहीं थे, उस साहब ने हिदायत भी दी कि बयान को वापस लिया जाए। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने अक्रॉस द स्पेक्ट्रम इस चीज का कंडेम किया है। कोई भी इस विभाजन में यकीन नहीं रखता, सब कहते हैं गलत है। कांग्रेस के भी एक छोटे से नेता ने कुछ ट्वीट किया था, उसको डिलीट करवाया। गलती हुई, पार्टीज ने मानी और उसको डिलीट करवाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं केरला की तुलना सोमालिया से की, क्या गौरव भाई उसके लिए माफी मांगेंगे? माननीय अमित शाह जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि बांग्लादेशी लोग जो आसाम में है वो दीमक की तरह है, टर्माइट्स। एक फ्रेंडली मुल्क के लोगों को उन्होंने टर्माइट्स कहा, इसके लिए माफी मांगी। और आज तक की रिपोर्ट है बांग्लादेश ने इस पर गैर ऑब्जेक्शन दिया था, हमारे डिप्लोमेट को समन किया था, हमें माफी मांगनी पड़ी। गौरव जी माफी मांगेंगे? उसी फ्लोर ऑफ द हाउस लोकतंत्र के उस मंदिर में रमेश बिदूरी ने कौन से स्टेटमेंट्स किए थे? राजनाथ सिंह जी ने उसके लिए माफी मांगी, रमेश बिदूरी पे कोई कार्रवाई, उसको प्रमोट करते सचिन पायलट जी को हराने के लिए टोंक भेजा गया, कोई कार्रवाई हुई उनके ऊपर? तो इस तरह की बातें बाकी पार्टीज ने जो किया उनमें वो विनम्रता है कि वो माफी मांगे, और कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने मांगी, स्टालिन साहब ने मांगी, इनमें है वो विनम्रता। प्रधानमंत्री जी ने अपने बयान के लिए मांगी, अमित शाह जी बेटे ने की थी, कौन सा माफी मांग ली है? वो तो अपने बयान पर डेंगू, मलेरिया और क्या क्या कहा था, माफी नहीं मांगी। अब चूंकि चुनावी परिस्थितियां बदल गई हैं, अब बीजेपी ने 3 राज्यों में क्लीन स्वीप कर लिया है, तो उसके बाद इस तरह का बयान आ रहा है, तो सब में डर है ना, बेचैनी है, इस वजह से माफी मंगवाई जा रही है। इस बात को भी समझा जाए। ठीक है, मान लेते आपकी इस बात को 100% करेक्ट, चलो मान लेते, माफी तो मांगी, स्टालिन साहब ने इस बयान को वापस लेने की हिदायत दी और लिया, इन्होंने मांगी, माननीय प्रधानमंत्री कैसे खत्म की जाएगी, ये भी तो बड़ा सवाल है ना। खत्म की जाएगी, बार बार इस तरह के बयान अगर सामने आएंगे तो मानसिकता कैसे खत्म होगी? एक देश के भीतर ही उत्तर दक्षिण अगर किया जाएगा, मैं बताता हूँ, मानसिकता तब खत्म हो जाएगी जब जो लोग इस तरह के बयान करते उन पर कार्रवाई हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो डीएमके के हो, चाहे वो भाजपा के। मैं एक लास्ट चीज है, कपिल मिश्रा जी ने, आज तक की रिपोर्ट है, देश के गद्दारों को गोली मारो, ये उन्होंने इस बयान खुद दिया, पब्लिक ने नहीं। अनुराग ठाकुर जी का लोग फिग लीफ लेते कि वो पब्लिक ने चिल्लाया, ये कपिल मिश्रा जी ने किया, उन पे कार्रवाई की, लोगों को गोली मारने के लिए एमएलए बनते, एमपीज बनते। तो जब तक ये कार्रवाई नहीं करेंगे किसके भी खिलाफ हो,
कहां पे वो एमपी, कहां पे? दिल्ली के अंदर ना, करे दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ वो तो देश के गद्दारों की बात थी ना, गद्दार भी हो गए। हाँ। कानून उन पे वो करेंगे। हाँ। क्या एमपी एमएलए सड़क पे लोगों को गोली मारेंगे? कोई माइग्रेंट ठीक है, मैं अब जवाब ले लेती हूँ, मैं अब जवाब ले लेती हूँ। एक के बाद एक कई आरोप आपकी ओर से लगाए गए हैं। गौरव भाटिया जी जवाब देंगे। गौरव भाटिया जी, सेंथिल ने तो अब माफी मांग ली है, उनकी पार्टी ने भी किनारा कर लिया, कांग्रेस पार्टी की ओर से भी बयान सामने आया है कि हम तो गौ माता का सम्मान करते हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी इसको इतना विस्तार क्यों दे रही है? गौरव भाटिया जी। देखिए चित्रा जी, मैं आपको आज बहुत ही एक सार्थक बात बताता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा जोड़ने की राजनीति करी है, और ये जो घमंडिया गुट है ये तोड़ने की राजनीति करता है। ये हमें क्षेत्र के आधार पे तोड़ना चाहता है, उत्तर दक्षिण, धर्म के आधार पे तोड़ना चाहता है कि मुसलमान खतरे में हैं और हिंदुओं को गाली दो, और इसके साथ साथ जात के नाम पे तोड़ना चाहता है। मैं आज एक बात आपको बताता हूं, मैं भारतीय हूं, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। हमारी पार्टी की लीडरशिप ने हमें क्या सिखाया है? हमारे लिए उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, सब भारत का हिस्सा है। और ये लोग चाहते हैं कि उत्तर वाले बोले कि दक्षिण वालों से हम बेहतर हैं, दक्षिण वाले बोले हम लोग उत्तर वालों से बेहतर हैं। मैं केवल इतना कहूंगा, नहीं, अगर कर्नल संतोष बाबू जो दक्षिण भारत से आते हैं उन्होंने शहादत दी तो हमें उन पे भी गर्व है, और योगेंद्र यादव और मनोज पांडे, इन पे भी हमें गर्व है। ये सोच भारतीय जनता पार्टी की है, जोड़ने की राजनीति। दूसरी बात आप समझिए, यहां पे कांग्रेस का कोई प्रवक्ता तो आया नहीं, समर्थक दिखाई दे रहा है, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, उसके बुरे बयान, इसके नहीं, छोड़िए। मैं तो इनके शीर्ष जो नेता हैं उनके बयान बताता हूं। राहुल गांधी, वो हारे वायनाड से, दक्षिण भारत गए, उन्होंने आपको मालूम है क्या कहा? उत्तर भारतीय जो होते हैं वो बड़े ही सतही जानकारी रखते हैं, दक्षिण भारतीय जो होते हैं ये लोग समझदार होते हैं। अमेठी की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता सन्नाटे में थी, कह रही थी कि इस परिवार को हमने हर संवैधानिक पद पे बैठाया, इतनी इज्जत दी, अमेठी से राहुल गांधी को जितवाया, रायबरेली से सोनिया गांधी को जितवाया, और तब ये कहते हैं कि उत्तर भारतीय जो हैं वो इतने समझदार नहीं होते हैं। दूसरी बात, प्रियंका वाड्रा गांधी पंजाब में थी, चन्नी जी इनके मुख्यमंत्री थे, इन्होंने वक्तव्य दिया कि भारत में जो उत्तर प्रदेश और बिहार के नागरिक हैं, घुसपैठिए हैं, इनको पंजाब में घुसने ना दो, और प्रियंका वाड्रा गांधी ठाके मार के हंस रही थी। मैं पूछना चाहूंगा ये दोनों नेता कब माफी मांगेंगे? तीसरी बड़ी बात मैं कह दूं और फिर मैं अपनी बात को अंत करूंगा जी। आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि इनको भाजपा से नफरत है। करोड़ों दर्शक अभी देख रहे हैं, मैं उनसे भी ये बात कहूंगा, इनको नफरत है हर हिंदू महिला के सिंदूर से, हर युवा के कलावे से, इनको नफरत है जो हमारे पुजारी हैं उनका त्रिपुंड है उससे, इनको नफरत है हमारे मंत्र से, इनको नफरत है गाय माता से, इनको हर उस चीज से नफरत है जो हमारे भारत और हिंदुत्व की पहचान है। ठीक है। और मुझे दुख होता है, ये बयान आता है सेंथिल का, एक मिनट चित्रा जी, 10 सेकंड और ले लूं। आपके नेता राजेंद्र गौतम मंत्री थे, उनका आज का बयान है, उन्होंने कहा है दलित महिला जो है उनका बलात्कार मंदिरों में होता है, दलितों को मंदिर नहीं जाना चाहिए और मारा जाता है। आप मुझे बताइए, क्या ये सोची समझी साजिश नहीं है जो कि रची गई है गांधी परिवार द्वारा, और कितने सर्वोच्च नेता है क्योंकि उनकी चुप्पी यही। आशुतोष वर्मा जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, बाकी नेताओं के पास भी मैं जल्दी से जाऊंगी। तहसीन, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उस पर जवाब। पहले तो राजेंद्र गौतम जी ने जो कहा, मैं दोबारा से कह रहा हूं, दिल्ली में है, दिल्ली की पुलिस क्या कर रही है? एक्शन ले, अरेस्ट करे, लेकिन नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि डाइवर्ट करना। राहुल भाई, मैंने आपके बीच में एक बार भी नहीं बोला, राहुल भाई मैंने आपके बीच में एक बार भी नहीं बोला। अगर आप मुझे इजाजत दे दें, मैं बोल दूंगा, मैं राहुल गांधी के इंडिया टुडे की फैक्ट चेक निकाला हूं। मैं आपका जवाब सुनूंगा, प्लीज आप दीजिए ना, चित्रा जी एंकर है, मैं थोड़ी ना एंकर हूं। आप जवाब दीजिए, आप मन की बात कीजिए, मुझे अपनी बात नहीं, मैं इधर उधर नहीं जाने दूंगा, सॉरी। अरे आप कब से एंकर बन गए मेरे भाई? आप तो राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है, मैं तो केवल समर्थक हूं। जानकारी रखते हैं, बताइए। राजेंद्र गौतम जी ने जो कहा दिल्ली में कहा, आप उन पे एक्शन लीजिए। लेकिन आप गलत पार्टी के समर्थक हैं, ये ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, गौरव भाटिया जी उनको बोल लेने दीजिए। आप जब बोल रहे थे तो वो शांति से सुन रहे थे, प्लीज बोलिए। ठीक है, बिल्कुल दिल्ली पुलिस उन पे एक्शन करे।
राहुल गांधी के बयान पे आते हैं एक तीसरी बात, ये है इंडिया टुडे। आप चेक कर लीजिए, इंडिया टुडे की रिपोर्ट है आपके सामने। राहुल गांधी ने क्या कहा, इंडिया टुडे को कोट करो, अगर इंडिया टुडे फेक न्यूज। राहुल गांधी ने, उनके वर्बैटिम शब्द है, मुझे केरला की जो राजनीति है वहां से मुझे समझ में आता है जो असली मुद्दे क्या है। उसमें उन्होंने उत्तर भारत का, उन्होंने क्या कि दक्षिण भारत की राजनीति अलग है, इसमें क्या गलत है? चित्रा जी, कितने बार आपके शो में विश्लेषण होता है कि अलग अलग राज्यों की, अलग अलग प्रांतों के, अलग अलग सूबों की राजनीति अलग है, या आपके शो में विश्लेषण हुआ है? इसमें कम्युनलाइजिंग बात क्या है? लेकिन इन्होंने नहीं कहा कि माननीय प्रधानमंत्री ने केरला की तुलना सोमालिया से की। अपनी बात में समाप्त करता हूं, भाजपा का जन्म और भाजपा महाराष्ट्र जहां से मैं आता हूं वहां पर कैसे बढ़ी? शिवसेना के साथ। वो शिवसेना जिनको हमने सुधारा, उनके साथ वो तमिलनाडु के लोगों को मारते थे, वो उत्तर भारत के लोगों को मारते थे। ये याद रखिए, 2008-2009 में भाजपा शिवसेना के गुंडे, मैं बड़ी जिम्मेदारी से शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, किस तरह से उत्तर प्रदेश के लोगों को मारते थे, किस तरह से मारते थे। अशोक चौहान मुख्यमंत्री थे, क्या क्या नहीं करना पड़ा। जब एक फिल्म रिलीज हुई थी, चित्रा जी आपने कवर किया होगा, तब इनकी पार्टी की बढ़त हुई है, उसके लिए माफी मांगे, उसके लिए माफी मांगे आज ये लोग। और मैं दोबारा से कहता हूं, केरला क्या सोमालिया है, उस पर बात करते हैं। ठीक है, इतना इतिहास में जाएंगे, मौजूदा जो मुद्दा है जो माननीय प्रधानमंत्री के, उस पर बात कर दो। ज्यादा उस पर नहीं जाते हैं, आज के मुद्दे पर रहते हैं। आप इनके आरोपों पर जवाब दे दीजिए, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। गौरव भाटिया जी, पहली बात, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए गुंडा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं पार्टी ने कार्यकर्ता जो गुंडों जैसे लोगों को मारे, मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं, जनता पार्टी को बिल्कुल पिटाई की थी उन्होंने, लोगों की, लोगों को मारा था, गरीबों को मारा था, उत्तर भारत के गरीबों को मारा था। तो मैं नहीं, तहसीन जी प्लीज। जी मैं बिल्कुल, लेकिन मैं उस बात को उनको याद दिला रहा हूं। उनकी बात सुन लीजिए प्लीज, बोलिए गौरव भाटिया जी। देखिए, इन्होंने आपत्तिजनक शब्द कहे, मैं आपत्ति दर्ज करता हूं और इतना ही कहूंगा, अगर कोई हत्यारा है 1984 के सिख दंगों में जिसने हत्या करी है, 3000 से ज्यादा हमारे सिख भाई बहन बलात्कार करा है, तो वो खूनी पंजा और कांग्रेस पार्टी है। मैंने एक सवाल पूछा, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी ने जो शब्द कहे, क्या वो उचित थे? भैया इधर उधर के बयान दिखाने लगे। मैं भी चुनौती दे रहा हूं आज तक पे, यही कहा था कि उत्तर भारतीयों की जानकारी सतही होती है, दक्षिण भारतीयों को समझ में आता है कि राजनीति क्या है, वो लोग समझदार लोग हैं। और प्रियंका वाड्रा पे भी तीसरी बात बंटवारे की करी। अरे ये बताओ, हिंदू आतंकवाद का आविष्कार कर दिया, हिंदू आतंकवादी है, और बाकी धर्म के लोग जो है, जहां आपको तुष्टीकरण करना होता है, वहां आतंकवादी को फांसी ना हो तो सालों साल तक उसकी अर्जी पड़ी रहती है राष्ट्रपति के सामने। जब कांग्रेस की सरकार थी, केवल इसलिए कि अगर एक आतंकी को भी फांसी दे देंगे तो वोट ना कट जाए। और राहुल गांधी का अपना वक्तव्य है, चित्रा जी, लड़के लड़कियां छेड़ने मंदिर में जाते हैं, हैसियत है राहुल गांधी की, एक बार ये बात बोल दे, वो कह दे कि इस्लाम में जो मस्जिद जाता है वो लड़के लड़कियां छेड़ते हैं, इतनी हैसियत है राहुल गांधी की। तभी मैंने कहा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी चुप है, खड़गे जी चुप है, इसकी एक वजह है, इनको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारा भारत एकजुट होकर विकास की तरफ अग्रसर है, और उसको तोड़ कैसे सकते हैं? नफरत की दुकान खोल के और गाली देके हिंदुओं को, जो ये काम कर रहे हैं। बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं, जल्दी जल्दी बाकी लोग चलिए एक लाइन में जल्दी। दोनों स्टेटमेंट जो उन्होंने राहुल गांधी जी के बारे में दिए वो गलत मैं भी लूंगा। मैंने इंडिया टुडे का बताया रिपोर्ट, उसके बावजूद ये मानने को तैयार नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री पे नहीं कह रहे कि प्रधानमंत्री जी ने सोमालिया पे क्या कहा। क्या केरला सोमालिया है? आप बता दीजिए, क्या केरला सोमालिया है? इतने उसमें नहीं जाएंगे, आज के बयान पर रहते हैं। तो राहुल जी के बारे में गलत नहीं होगा ना, अगर बातचीत हो रही है तो आज के बयान पर ही रहते हैं। प्लीज एक एक करके चलिए, दो लाइन में अपनी बात गौरव भाटिया जी खत्म कर लीजिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास आऊं। नहीं, मैं दूसरे पैनलिस्ट का सम्मान करते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूं इस भाग में। आप दूसरों के पास जा सकती हैं, लेकिन इतना समय दिया करिए कि बार बार अगर वो हम पे आरोप लगाए तो मैं उत्तर दे सकूं। और मैं इतना ही कहूंगा, ये नफरत की राजनीति चलेगी नहीं। अगर रावण की बुद्धि पाओगे और दुर्योधन की जबान पाओगे तो यहां की जनता सुनिश्चित करेगी कि डबल डिजिट की पार्टी ना रहो। 2024 के परिणाम आने दो, भीख का कटोरा लेके घूमोगे, भारतीय राजनीति में सीटें नहीं मिलेगी, ये याद रखना। धन्यवाद। ये ठीक है, इस तरह के शब्द कांग्रेस के लिए इस्तेमाल करे, विपक्ष के लिए भीख का कटोरा, ये ठीक है, ये संस्कृति है, अभी इनका कल्चर है, ये ठीक है। एक पार्टी के लिए आप इस तरह के शब्दों, भाजपा के लिए गुंडे कहा था ना, उसी का जवाब दिया।
जब समर्थक आप भूल बताइए, जाएंगे कैसे माननीय शिष्टाचार प्रधानमंत्री ने बनाए रखा केरला है, को सोमालिया तो क्यों इसका कहा? जवाब आप उसका पत्थर से जवाब देंगे, दीजिए। याद रखना मैंने ये तो बात। राहुल गांधी जी का समझ गए? जवाब इंडिया टुडे के फैक्ट चेक से दिया। चलिए अब आप आगे दे बढ़ते दीजिए, हैं। आप कह रही हैं मैंने डॉक्टर गलत दिया। आशुतोष माफ शर्मा जी, कीजिए, ठीक है ठीक है, एक सेकंड बात एक करके सेकंड, तो आप आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं मैं तो करेंगे, नहीं मेन दूंगा। मुद्दे पर रहते हैं। आज जिस आपको टॉपिक पर देना डिबेट आप के लिए दो, बुलाया नहीं गया है देना सिर्फ मत उसी पर रहते हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, सीधे आपके पास आते हुए, समाजवादी पार्टी ने तो इस गोमूत्र वाले बयान से खुद को अलग कर लिया और उसको गैर जिम्मेदाराना बयान भी बताया, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब मीटिंग होगी तो उन्हीं के साथ मंच शेयर करते हुए आप दिखाई देंगे। एक साथ मीटिंग में आगे की रणनीति बनेगी कि 2024 में मोदी को कैसे हराया जाए। तो ये दोनों चीज तो नहीं चलेगी ना, चित भी मेरी पट भी मेरी, उनके साथ जाना भी है और उनके साथ दिखना भी नहीं है उनके बयानों पर। नहीं चित्रा, देखिए बयानों पे दिखना और राजनीति करना ये अलग अलग चीज है। ये तो अगर सवाल आप समाजवादी पार्टी से पूछती हैं तो सबसे पहले ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से महाराष्ट्र में पूछना चाहिए कि खड़े होकर बयान बोलते हैं कि शरद पवार चक्की पीसिंग, फिर उन्हीं के डिप्टी बन के जो है वो डिप्टी सीएम बन जाते हैं। कुणाल संगमा को दुनिया का सबसे भ्रष्ट राजनीतिक बोलते हैं अमित शाह, फिर उनके साथ सरकार बना लेते हैं। तो बयानों से पलटना और उनके साथ एक टेबल शेयर करना ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। देखिए मैं आपको दो बात बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी और बहुत बड़ा हिस्सा उनका ये चाहता है कि जो मेन मुद्दे हैं वो यहाँ से हटाए जाएं और ये गौमूत्र पे, नॉर्थ और साउथ पे लड़ाई ली जाए। मुझे लगता है कि पहले तो भारतीय जनता पार्टी जो अति उत्साहित हैं, वो किस बात पे अति उत्साहित हैं कि इस देश में पहले मोदी जी अपने 10 साल पूरे कर लें। इसके पहले भी पंडित जवाहरलाल नेहरू, इवन इंदिरा गांधी जी और मनमोहन सिंह ने अपने 10 साल पूरे कर लिए। अभी तो 9.5 पौने 10 साल हुए हैं, तब इतना उत्साह है। भगवान जाने किस बात का इतना ऐसा उत्साह हो रहा है। राजनीति है, चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, लेकिन इतना घमंड कि हम तीसरी बार भी आ रहे हैं, हम चौथी बार भी आ रहे हैं, हम पांचवी बार भी आ रहे हैं। क्या जनता को आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं समझा? मुझे लगता है कि मेन मुद्दे आप ना हटाएं जनता के। और ये बहुत बड़ी परेशानी की बात है कि जो हम चुनाव लड़ते हैं जिसमें हम गौमूत्र पे लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें हम हिंदू मुस्लिम पे लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इस देश में बेरोजगारी की स्थिति क्या है उस पर लड़ाई करने के लिए बात नहीं करने जाएंगे। गोमूत्र का मुद्दा तो आप ही के सहयोगी लेकर आए ना आशुतोष वर्मा जी, उसके लिए बीजेपी को कैसे जिम्मेदार बताएंगे आप? आप जिनके साथ मंच शेयर कर रहे हैं वही ये बयान लेकर आ रहे हैं। और उत्तर भारत, मुझे लगता है डॉक्टर पेंटापति हमारे साथ हैं, वो इसका जवाब ज्यादा बेहतर देंगे, वो डीएमके को सपोर्ट करते हैं। एक बार मैं उनसे भी टिप्पणी ले लूं। आशुतोष वर्मा जी, पेंटापति जी आपके पास आते हुए, आप लोगों की तो अपनी दक्षिण की ये जो पॉलिटिक्स है चल रही है, इसको लेकर सनातन धर्म के खिलाफ एक के बाद एक डीएमके के नेताओं के बयान आ रहे हैं, लेकिन आपके नेता के बयान ने देखिए कांग्रेस की क्या हालत कर दी। तीनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी से उसको हारना पड़ गया। तो सनातन के खिलाफ कब तक इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता रहेगा? मैं एनालिस्ट हूँ, इस टॉपिक पे मैं डीएमके का क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ। दो बात है जी। तो क्या बोल रहे, नया नहीं है, तमिलनाडु में 100 साल से बोल रहे, 100 साल से बोल रहे। आपका नया लगता है, वह सेम साउंड सेम जीवीआर से आ गया, अन्नादुरै बोला, सब बोला, इतना सीरियसली नहीं लेते। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में ये बैकग्राउंड म्यूजिक है। नॉर्थ इंडिया और दूसरी जगहों में इतना हाईलाइट कर रहे हैं, हमको आश्चर्य आ रहे। अभी 3 राष्ट्र जीत गया बीजेपी, 3 राष्ट्र बोल गया। सो नरेंद्र मोदी का कुछ भी नहीं है वहाँ। यह सेंट्रल और डीएमके हेल्प किया था बीजेपी विक्ट्री के लिए, आप मिक्सअप कर रहे। ये इश्यू का कोई ट्रैक्शन नहीं है किसी जगह। यह एक इश्यू है, सोशल इश्यू है, ये बस इतना है। लोगों को नाराज आते हैं, वो माफी मांगा, पहले बार माफी मांगा डीएमके से, वो ग्रेसफुली क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे? मैं सुना 2-3 महीने के पहले एक बीजेपी एमपी, एक बीएसपी एमपी, उनके बड़ा रौडी बिहेवियर किया था, वो माफी नहीं मांगा। यह आदमी माफी मांगा, स्टैलिन भी कंडेम किया था, स्टेटमेंट रिलीज किया था। ये एक्सेप्ट करने चाहिए ग्रेसफुली। नहीं एक्शन ले लो। क्या एक्शन ले सकते हैं? अरे लेकिन आपका बैकग्राउंड म्यूजिक, आप उसको बैकग्राउंड म्यूजिक बता रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है ना पेंटापति जी, वो कांग्रेस पार्टी को तो नुकसान पहुंचा रहा है। आपका ये बैकग्राउंड म्यूजिक हो सकता है डीएमके का सनातन धर्म के खिलाफ, लेकिन आपके साथ इंडिया अलायंस के जो बाकी दल है, खासतौर से उत्तर भारत के, उनके लिए तो फिर मुश्किलें पैदा हो रही है ना आपके बयान के बाद। नहीं, अलायंस की बात में भी बोला, कांग्रेस पार्टी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें? कांग्रेस पार्टी अलग पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी अलग पार्टी है, ये वो एलाई है, यह है, ये रीजनेबल डायलॉग नहीं है। साउथ में मैं ये बोल रहा हूँ, इतना सीरियसली नहीं लेते, ये सीरियस इश्यू नहीं लेते, वोट्स नहीं आते। You know, it's an issue.
नाराज आया लोग को नॉर्थ में, साउथ में आया, वो माफी मांगा। पहले बार डीएमके से ऐसा शब्द आया, क्यों ग्रेसफुली एक्सेप्ट नहीं कर रहे? क्यों नहीं है? ये आप एक अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर रहे हैं। ये देश के लिए, पीस के लिए। उदयनिधि के बयान पर आप लोग चुप थे और इनके बयान पर माफी की मांग हो गई, तो 3 राज्यों में हार का असर है ना? नहीं, 3 राज्यों का हार नरेंद्र मोदी का कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है, 0 है। ये डीएमके का स्टेटमेंट के लिए वहां जीत गया। मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ। नरेंद्र मोदी का इमेज, नरेंद्र मोदी का पर्सनालिटी के लिए जीत गए वहां। या आप क्या बोल रही है, डीएमके का स्पीचेस है स्टालिन के लिए वहां, ऐसा आई डोंट थिंक इट्स रिलेटेड एट ऑल। जरा मुझे कुछ कहना है चित्रा जी। हाँ बोलिए गौरव, बताए ऐसा बताए। हाँ देखिए, बहुत ही सम्मान पूर्वक, क्योंकि उम्र में मुझसे बड़े लग रहे हैं, मैं एक बात कहूंगा। पहली बात तो भाई साहब, संसद के पटल पर यह बात कही गई और आपने कहा कि ये बैकग्राउंड म्यूजिक है, तो मैं आपको बताऊं, बैकग्राउंड म्यूजिक हो या आपकी घृणा से भरी हुई राजनीति के लिए ये एक गीत हो, इस लाउडस्पीकर को बंद होना होगा, क्योंकि वो बाकी भारतीय जो हैं उनकी भावनाओं को आहत करता है। और आपने कहा ट्रैक्शन नहीं मिल रहा। अरे ट्रैक्शन गया तेल लेने, ये ट्रैक्शन की बात आपको लगती? अरे ये अस्मिता की बात है। जो जवान उत्तर के जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सेना में जाके अपनी जान दे देता है आपके लिए, वो ये नहीं देखता कि आप दक्षिण भारत से हैं या उत्तर भारत से है या पूरब से है, पश्चिम से है। उसका अपमान ये नहीं है। भाई साहब बीच में नहीं बोला था मैं। आप भी सुनिए। आप पहले मेरी बात सुनेंगे फिर बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। चित्रा जी ओके, ठीक है, गो अहेड, विल लिसन टू यू। थैंक यू। धन्यवाद। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, आप डीएमके के नेताओं के बयान आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा, स्टालिन ने कहा सनातन को खत्म करना है, डेंगू, मलेरिया, और उसके बाद घमंडिया के साथी ने कहा कुष्ठ रोग और एड्स। किसी की हैसियत है किसी और धर्म के व्यक्ति के लिए, और मैं किसी धर्म का नाम नहीं लूंगा क्योंकि बांटने का काम हम नहीं करते। आप कह सकते हैं एड्स है, वो कुष्ठ रोग है। स्टालिन को पार्टी से निकाला गया? नहीं निकाला गया। उसके बाद आपके एक और एमपी हैं, टीकेएस एंड एलान गोवान। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा हिंदी हम नहीं सीखेंगे, ये जो पिछड़े राज्य हैं उनकी भाषा है, अगर हम सीखेंगे तो हम शूद्र बन जाएंगे। पार्टी से निकाला गया क्या? चित्रा जी, नहीं निकाला गया। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है, सेंट्रल ने जो कहा लोकतंत्र के मंदिर में वो गौमूत्र बता रहे हैं। अरे गौमूत्र बता रहे हो, सम्मान रखो संस्कृति का और संसद का भी। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। बाकी 2 मेहमान भी बहुत देर से हमारे साथ हैं, एक भी टिप्पणी उनकी नहीं हो पाई है। अब निजेश अवस्थी जी, संजय सराफ जी भी हैं। ठीक है, आधे घंटे गुजर चुके हैं। जल्दी से पेंटापति जी, इस पर आप जवाब दे दीजिए। और पेंटापति जी, क्यों इस बात को, एक सेकंड सर सुनिए मेरा सवाल भी। उन्होंने जो आरोप लगाया, अभी आपकी 24 सांसद हैं जिसको लेकर डीएमके बहुत इतरा सकती है, लेकिन 2014 में आप लोगों का भी खाता नहीं खुला था। धर्म विशेष के खिलाफ या पर्टिकुलर क्षेत्र के खिलाफ उत्तर भारत क्यों उत्तर और दक्षिण में बांटने की पॉलिटिक्स आप लोगों के नेता की ओर से की जा रही है? एक भारत की बात नहीं हो सकती है क्या? पहले प्रोवोकेटिव स्पीच कौन शुरू किया इस देश में? पहले हिंदी चाहिए, हिंदी नहीं है, कौन स्टार्ट किया? 1965 में हम किया, आप किया? कौन स्टार्ट किया? आप किया। 65 में तो बीजेपी बनी भी नहीं थी। लाल बहादुर शास्त्री टाइम से 1980 में बीजेपी का गठन हुआ है। मैं 1 मिनट चित्रा जी, समय आ गया। हेट स्पीच का एक लॉ लाओ। ये बीजेपी वाला हेट स्पीच करते हटा दो पार्लियामेंट से, ये सेंट्रल से हटा दो। वह कौन है? दनिश अली ने हटा दो। एक लॉ लाइए, कोड लाइए। कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं है, इम्प्लीमेंटेड। किसी ने वो लॉ में हटा दो, कुछ भी नहीं किया। ब्रिंग अ लॉ, वी वांट अ लॉ फॉर करेगा। सरकार तो डीएमके की है। नहीं, यहाँ से कर सकते। स्टालिन के खिलाफ मुकदमा कौन करेगा? सरकार तो स्टालिन डीएमके की है। वो कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन कर सकते। आपका सिविल राइट्स है, सिविल राइट्स वायलेशन कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे आते हैं। पापा है मुख्यमंत्री, बेटे को क्या चिंता है? रोज गाली देते हैं हिंदुओं को।
मैं वेलकम कर रहा हूँ। ठीक है, एक करके गौरव जी आप को बोलने संविधान दीजिए पढ़िए, प्लीज। आप उम्र में बहुत बड़े हैं, संविधान पढ़िए। लॉ एंड उनको ऑर्डर बोल लेने दीजिए, उनको बोल लेने दीजिए गौरव जी प्लीज। प्रजापति जी अपनी बात जल्दी से 2 लाइन में खत्म करें आप। से आप लाइए, लॉ लाइए, देश को जरूर है, नीड नेसेसरी है। व्हाई डोंट यू ब्रिंग अ लॉ? नरेंद्र मोदी जी 10 साल गवर्नमेंट में एक लॉ नहीं लाया इसमें हेट स्पीच के बारे में। मैं उत्तर दे दूं जरा इनको। अब बाकी लोगों के पास नहीं। अब मैं फंसूंगी नहीं। अब निजेश अवस्थी जी 2 लोग और इंतजार करें बहुत देर से। संजय सराफ जी, अब निजेश अवस्थी जी अब आपके पास आते हुए, लेकिन दक्षिण भारत में बीजेपी की नो एंट्री हो जाएगी, बार बार डीएमके की ओर से ये भी बातें कही जा रही हैं। और अगर 1980 से पॉलिटिक्स की बात करें तो यकीनन उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत में तो कमजोर है बीजेपी। चित्रा जी, आपने ही आंकड़े अभी दिखाए हैं। हाँ। अगर मैं बोलता तो शायद ये होता कि कोई एक राजनीतिक विश्लेषक एक पार्टी का पक्ष लेते हुए दिखा रहा है। 29 सांसद हैं और 27 सांसद वो दूसरी पार्टी जो है अखिल भारतीय उसके हैं। डीएमके और बाकी लोग तो इतने पहुंच नहीं सकते क्योंकि तमिलनाडु से बाहर डीएमके का कोई लेना देना नहीं है। पुडुचेरी में अभी सरकार है बीजेपी की। कर्नाटक में सांसद हैं, तेलंगाना में 4 सांसद हैं। अभी बात बड़ी साफ सी है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। पुल्लू राव जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि किसने कहा कि हिंदी होनी चाहिए। वो जो आपके बराबर में आशुतोष वर्मा जी बैठे ऐसा नहीं बताया, मैं ऐसा नहीं बताया। बीच में नहीं, प्लीज दक्षिण में नहीं प्लीज, अरे प्लीज मैं कह रहे कि कौन किसने कहा, मैं बता देता हूँ कि वो महात्मा गांधी के विचार थे कि देश की राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए। और आपके बराबर में जो आशुतोष वर्मा जी बैठे हुए, वो जो अपने आप को लोहियाइत कहते हैं, वो राम मनोहर लोहिया ने कहा था। ये सबसे बड़ी बात तो ये उस समय आंदोलन जो 65 के, आप 60 के दशक की बात कर रहे हैं उससे। दूसरी बात, तहसीन, तुमने बहुत सारी बातें कही, लेकिन बात तहसीन एक है, लॉजिकल बात कहते हैं उसमें कोई दो राय नहीं, ईमानदारी से बात करते हो उसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन एक बात बताओ, वो जो कर्नाटक का आपका कांग्रेस का जो नेता था जो कहता था हिंदू शब्द का इतना गंदा अर्थ है कि मैं अपने मुंह से बोल भी नहीं सकता, आपने क्या किया उसके लिए? एक नहीं, आपको मैं ऐसे सैकड़ों, और मैं नहीं कह रहा हूं ये, आपकी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन, संसद का, लोकसभा का इलेक्शन लड़ चुके प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में हिंदू विरोधी लोग घुस गए और उनकी बहुतायत हो गई है, हिंदुत्व शब्द से नफरत है। इस बात का आप 2-4 बयान उनके और इनके लेकर के आप नहीं कर सकते। तीसरी बात, जैसे में आपने कहा दिल्ली में पुलिस आपकी ये कर दीजिए, अरे भैया दिल्ली की पुलिस का सवाल नहीं है। अगर संबित पात्रा के खिलाफ छत्तीसगढ़ में एफआईआर हो सकती तो आप करिए ना, कर्नाटक में और तेलंगाना में, तमिलनाडु के उस सेंथिल के खिलाफ। दिल्ली और आप एफआईआर तो कहीं भी करवा सकते हो, और आप तो हेट स्पीच के खिलाफ अभियान चलाए हुए हैं। चौथी और अंतिम बात, मैं एक बात बता रहा हूं, ये पहली बात नहीं है। अभी पुल्लू राव जी ने कहा कि 100 साल हो गया, राजनीति बहुत बदल गई है, नंबर 1 बात। और हम जैसे लोगों को आज पूरे समूचे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधने की बात करनी चाहिए या डिवीजन की बात करनी चाहिए। आपके आई तो तमिलनाडु में वहां के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को इरेडिकेट करने की बात करते हैं, और आप में से कोई कुछ नहीं बोलता। आप में से आप कहते हैं ये तो हमेशा चलता रहा है, कोई सीरियस बात नहीं है ये। आप करिए ना किसी और के खिलाफ ऐसा बात, आप क्रिश्चियन करिए ना, आप ईसाइयों के बारे में कहिए कि ईसाई धर्म मैं खत्म करना चाहता हूं, खत्म कर देंगे हिंदुस्तान से, करिए, आप हिम्मत है तो करिए ना। नहीं करेंगे ना आप, इसलिए मैं कह रहा हूं कि टेकन फॉर ग्रांटेड हिंदुओं को लिया हुआ आजादी के बाद से लगातार अब तक, कि हिंदुओं को तो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लो, वो तो बहुतायत में, उनका वोट बटेगा जातियों में, उत्तर दक्षिण में, पूर्व पश्चिम में, बाकी चीजों में, अमीर गरीब में, पिछड़े अगड़े में। लेकिन बात ये नहीं है, बात भारत की है पुल्लू राव जी। आपको मालूम है कि हरिद्वार से लेकर के, गंगोत्री से गंगा जल लेकर के रामेश्वरम पे चढ़ाया जाता है। बद्रीनाथ में दक्षिण के सारे पुजारी हैं, आपको मालूम है ये। तिरुपति में आपको मालूम है कि उत्तर भारत के जाने वालों की संख्या का हिसाब किताब क्या है, और काशी में आने वाले दक्षिण भारतीयों की संख्या का अगर हिसाब किताब मैं आपको बताऊं तो आप चौंक जाएंगे। ये है भारतवर्ष। बिल्कुल, इसलिए आप ये मत कहिए कि 100 साल से चल रहा है तो चलने दीजिए। और पेंटापति जी, जहां से सनातन के खिलाफ इतने सारे अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उनके परिवार में ही अगर माँ का, फैमिली में दूसरे लोगों का नाम उठाकर देख लें तो सबका नाम उसी तरह से किसी न किसी देवी देवता के नाम पर ही रखा गया है। उसके बावजूद इस तरह की बदजुबानी निकलकर सामने आती है। संजय सराफ जी आधे घंटे से बैठे हुए हैं, उनकी एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई है। संजय सराफ जी, लेकिन आपके पास आते हुए,
अब दूसरे पक्ष की ओर से यह भी कहा जाता है कि एनडीए के भी तमाम दल तो उसी भाषा में बात करते हैं, बदजुबानी का इस्तेमाल इधर से भी किया जाता है, तो कोई किसी से कम यहां पर दिखना नहीं चाहता। संजय सराफ जी। चित्रा जी, कौन सी बदजुबानी की है हमारे एनडीए घटक दल के? किसी भी एक का नाम ये लोग ले ले और बताए। हम लोग का नेतृत्व ऑनरेबल प्रधानमंत्री कर रहे हैं। उस नेतृत्व के माध्यम से जो भी देश में काम हुआ है, हम उस काम के आधार पर लोगों के बीच में जाते हैं। इसलिए लोगों ने इस बार भी तीनों स्टेटों को जिताया है। इनकी तकलीफ ये है, ना इनके पास विजन डॉक्यूमेंट है कि 24 में कैसे लड़ेंगे, ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। तो इसलिए ये हर इलेक्शन हार रहे हैं। अब इलेक्शनों में सनातन धर्म को जोड़ रहे हैं। स्टालिन का बेटा अगर कुछ बोलता है तो वो प्रॉपर एजेंडा इंडी गठबंधन का है। गठबंधन गठबंधन ने बॉम्बे में फाइनलाइज किया कि हम लोग कैसे इसको अटैक करेंगे। हम लोग तो काम के आधार को सामने ला नहीं सकते। काम कुछ किया नहीं। 60 साल हमने कोई काम नहीं किया। 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में इतना ज्यादा काम हुआ कि आखिरी पायदान पर जो गरीब गुरबा थे उसके घर में शौचालय पहुंची, उसके घर में गैस सिलेंडर पहुंचा, उसके बाहर तक सड़क पहुंची, उसको जीने का हक मिला। और वो जो जीने का हक है वही तकलीफ है इंडी गठबंधन के लोगों को। इनको यही तकलीफ है कि हम लोग कैसे जाएंगे लोगों के बीच में वोट मांगने के लिए। तभी आपने खुद देखा होगा चित्रा जी, जब ये लोग राजस्थान में देख रहे थे या मध्य प्रदेश में देख रहे थे, दोनों नेता एक दूसरे से माइक ले रहे थे, स्टेज पर ही एक दूसरे से लड़ रहे थे। बिकॉज सब नेता इनके कंफ्यूज्ड है। इनके पास कोई एजेंडा नहीं, कोई विजन नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो इसलिए अगर इनकी खुद की जो कमजोरियां है उसका थोड़ी ना मतलब है कि ये 85% ऑफ दिस कंट्री के सनातन धर्म को गाली निकालेंगे और उसके बाद में ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वही लोग इनको वोट डालेंगे। इनके नेता तो राहुल गांधी कश्मीर में आते हैं, फिर जनेऊ पहनते हैं, फिर कहते हैं मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूं। अगर कश्मीरी ब्राह्मण अपने आप को वो कहते हैं, पहले अपने बाप के नाम पर राजीव फारूक अकॉर्ड जो कश्मीर में हुआ, जिसकी वजह से 7 लाख कश्मीरी पंडित वहां से विस्थापित हो गए, जो राजीव फारूक अकॉर्ड हुआ कश्मीर में 88-89 में, जो विस्थापित होने का काम किया। हर कश्मीरी हकीकत में पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहता है। उनके हाथ में गन देने का काम फारूक अब्दुल्ला ने किया। क्या वो माफी मांगेगा राहुल गांधी उन 7 लाख कश्मीरी पंडितों से जिनको विस्थापित किया इन लोगों ने? इनको आदत पड़ी है हर वक्त ये सनातन धर्म को गाली निकालते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि सनातन धर्म को गाली निकालने से हमारा पर्टिकुलरली जो एक हमारा दूसरा समुदाय है वो माइनॉरिटी वाले। बोलिए पेंटापति पुल्लाराव जी, फिर उसके बाद तहसीन जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ, बहुत देर से हाथ उठा रहे। बोलिए पेंटापति जी। आ रही हूँ आशुतोष शर्मा जी, बोलिए। 10 सेकंड। बोलिए सर। आंध्र प्रदेश में 2019 में 1% का वोट कमाया बीजेपी के। इस समय में 2 गवर्नर है, 4-5 राज्यसभा एमपी है, वहां से यहाँ से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, फाइनेंस मिनिस्टर भी है आंध्र से। 1% वोट भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? आप सोचना पड़ेगा क्यों नहीं 1% वोट नहीं आया। 1%। अरे पूरे देश में तो सोच लीजिए बस। अरे अभी तो तेलंगाना में इलेक्शन हुआ है, उनका 1 सीट से बढ़कर 8 विधायक हो गए, 7 से बढ़कर 14% उनके वोट शेयर हो गए हैं। पेंटापति पुल्लाराव जी। चित्रा जी रॉन्ग। तेलंगाना बीजेपी कांग्रेस को विजय दिया। 5 साल टीआरएस ने हटाने के लिए सारा एफर्ट्स किया, अनपॉपुलर किया, इसलिए कांग्रेस आ गया। केजरीवाल जाओ बोला, कांग्रेस के पास गया। ममता बनर्जी जाओ बोला, कांग्रेस के पास गया। ये रीजनल पार्टी से डील नहीं किया। पूछिए सवाल। गौरव भाटिया जी आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, पूछे गौरव भाटिया जी। पूछे साहब, भाटिया साहब प्लीज। पेंटापति जी, मेरे बड़े भाई है आप दक्षिण से आते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, मान लीजिए किसी पार्टी का 1% वोट भी ना हो और वो पार्टी जो हमारी संस्कृति है उसका बचाव करती है, तो क्योंकि हमारा 1% वोट भी नहीं है या 1 सीट भी नहीं है, तो जो हमारे दक्षिण में कुछ नेता हैं ये नफरत फैलाएंगे, जहर उगलेंगे, ये कहेंगे सनातन को खत्म कर दो, ये कहेंगे कि गौमूत्र प्रदेशों से आते हैं। क्या ये उचित है? आप बताइए। मैं पूछ रहा हूँ। मेरा 1 सीट नहीं है, मान लीजिए किसी प्रदेश में नहीं है, ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। तो आप इसको सही ठहराएंगे? आपका लीडरशिप फेलियर है वहाँ। आप सोच लीजिए, मैं एनालिसिस करके बोल रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी, मैं आपसे क्या सवाल पूछ रहा हूँ, आप क्या उत्तर दे रहे हैं? कांग्रेस पार्टी का नरेंद्र मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की शुरुआत करी, क्यों?
कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सारे भारतीय एक दूसरे से सीखें, सारी संस्कृतियां मिल जाए और संस्कृतियां जब मिलेंगी तो भारत मजबूत होगा। आप कह रहे लीडरशिप फेलियर है, लीडरशिप फेलियर है तो वो स्टालिन का है, जिसकी पार्टी के लीडर रोज जहर उगलते हैं। और मैं एक बात और कह दूं चित्रा जी, अंत में है कार्यक्रम के, कांग्रेस पार्टी भी नफरत के बीज बो रही है, नोटा से नीचे लाएंगे। जैसे अभी जब 5 चुनाव खत्म हुए प्रदेशों के, ठीक है, तो पता चला आप और समाजवादी पार्टी नोटा से तहसीन नीचे। कुछ बोलना चाह रहे हैं और उसके बाद तहसीन जी आप बोल लीजिए, आशुतोष वर्मा जी आ रही हूँ उसके बाद कार्यक्रम के आखिरी एक सवाल का जवाब देते, फिर मैं गौरव जी से एक सवाल पूछूंगा। अग्निवेश जी, आपने कहा कि क्यों मैं कंप्लेन एमपी के खिलाफ फाइल नहीं करता। एक्चुअली मैंने कहा पुलिस कंप्लेन दिल्ली में जो एमएलए ने कहा था उसके खिलाफ, एमपी तो पार्लियामेंट में उसने कहा था उसके खिलाफ वर्तमान सरकार एक्शन करे, सरकार नहीं करेगी। ये वो सरकार है जिसने स्टालिन साहब के बेटे ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, उसके बाद ना सिर्फ स्टालिन साहब को बुलाया, ठीक है प्रोटोकॉल के हिसाब से बुलाया मुख्यमंत्री को, उनके साथ हंसते फोटो ले रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी ने केरला को सोमालिया कहा, उसके तो अब तक अपने जवाब नहीं किया। पूरे बिहार के डीएनए का अपमान किया माननीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आए थे ना स्टालिन साहब, उसका जिक्र कर रहे हैं। वो बात ठीक है, हंस के फोटो क्यों लेना था, इतने सेल्फी क्यों लेना था, नहीं लेते, उनको थोड़ा इग्नोर करते, नहीं किया ना। फोटोग्राफर वहां पर थे तो फोटो हाँ, तो बात फोटोग्राफर ने कहा बातचीत कीजिए। फोटोग्राफर ने कहा देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री ने केरला को सोमालिया के उस पर बातचीत नहीं की, बिहार के डीएनए का अपमान किया, उस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। आशुतोष वर्मा जी कुछ बोल रहे थे, आशुतोष वर्मा जी 2 लाइन में जल्दी से। आशुतोष जी 2 लाइन में। मुझे लगता है कि पूरी जो राजनीति है भारत को, उसको इस तरीके से डिवाइड एंड रूल का स्थिति बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती रही है और ये नैरेटिव फैलाने का काम करती रही है। आप याद कीजिए 2012-13 में 2G 3G जीजा जी करते रह गए, 10 साल गुजर गए, एक बार चार्जशीट नहीं डाल की, इसको देशद्रोही उसको देशद्रोही का सर्टिफिकेट देते रहे। गौरव भाटिया जी, ठीक है गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। चित्रा जी ये क्या मतलब है? चित्रा जी मुझे 10 सेकंड दीजिए ना। देखिए ये वो पार्टी है, ये वो पार्टी है समाजवादी पार्टी जिसने स्वामी प्रसाद मौर्य को जनरल सेक्रेटरी तब बनाया जब उन्होंने कहा रामचरितमानस को जला डालो। और क्षेत्रीय विभाजन क्या होता है, अखिलेश यादव ने 2017 में कहा था, ठीक है, कि 2 गुजरात के गधे आ गए हैं उत्तर प्रदेश, ठीक है, और जनता ने ऐसा करारा जवाब दिया कि पता चल गया राजनीतिक गधा कौन है। अब निजेश अवस्थी जी जल्दी से, नाराज हो रहे हैं 10 सेकंड में जल्दी से। चित्रा जी से पुल्लू राव जी ने कहा कि वहां पर आपकी एक भी सीट नहीं है, तो आप बीजेपी की एक भी सीट नहीं, तो आप हिंदू धर्म को गाली देंगे, सनातन धर्म को गाली देंगे आप? क्या आपका लॉजिक क्या है आपका कि वहां पे आपकी एक सीट नहीं है, वहां परसेंटेज नहीं है, वहां कम है, तो आप सनातन धर्म को समूचे। सनातन धर्म का ये एक ऐसा मुद्दा है 2024 में जिसकी गूंज सर्वत्र सुनाई देगी। ऐसे में अब आगे इंडिया गठबंधन का किस तरह का रास्ता तय करेगी, वो बीजेपी के आरोपों पर यह देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन यकीनन भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा आक्रामक इस वक्त नजर आ रही है। आगे की सियासत किस तरह बढ़ती है, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए।